नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और आज संविधान दिवस है। जब भी संविधान की बात होती है तो समानता, स्वतंत्रता, एकता, अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, संप्रभुता, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने आप जहन में आ जाते हैं और प्रस्तावना भी इन्हीं शब्दों के रची बसी गई है और उसको मजबूत किया गया है। 26 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 2022 तक लगभग 73 साल का जो सफर रहा है, इसमें संविधान ने देश को मजबूत किया है, एक धागे में बांधा है, राष्ट्र को आगे बढ़ाया है। और इसीलिए हम जब संविधान की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं संविधान हमें एहसास दिलाता है आजाद इंसान होने का। संविधान हमें एहसास दिलाता है बराबरी का, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, सब बराबर है। और संविधान की यह ताकत, और इसीलिए आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि संविधान हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। आज इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले दो मेहमानों से चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ बातें समझ लेते हैं, कुछ मुख्य बातें समझ लेते हैं और यह भी जानने की जरूरत है कि संविधान में क्या क्या बड़ी बातें रही हैं, उनको भी देख लेते हैं। और आज हम सभी जानते हैं कि संविधान दिवस मनाया जा रहा है। तो साल 2015 से संविधान दिवस मनाने का जो फैसला हुआ था, और इसलिए फैसला हुआ था कि 2015 में इसलिए खास था कि अंबेडकर जी की 125वीं जयंती थी। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और सबसे लिखित संविधान है। भारतीय संविधान को बैग ऑफ बोरोइंग भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की मूल प्रतियां टाइप या मुद्रित नहीं थी। संविधान की असली कॉपी प्रेम बिहारी नारायण जी ने लिखी थी और ये बेहतरीन कैलिग्राफी के जरिए इटैलिक अक्षरों में लिखा गया था। हर पन्ने को शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था। हस्तलिखित प्रतियों को संसद के पुस्तकालय में हीलियम में सुरक्षित रखा गया है। संविधान की मूल प्रति 16 इंच रखी गई और 22 इंच लंबे चरणपत्र शीटों पर भी लिखी गई है। 251 प्रश्न इसमें शामिल थे। इस पांडुलिपि में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान को बनाने में और 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य में ये लागू हो गया था और संविधान की असली प्रतियां हिंदी और इंग्लिश यानी कि 2 भाषाओं में लिखी गई थी। कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, जिसमें 15 महिलाएं शामिल थी। तो संविधान जो है हमें ताकत देता है, हमें आगे बढ़ाता है। और संविधान में युवाओं की जो भूमिका है, आज उसी विषय पर बात करेंगे कि इन 73 सालों का सफर कैसा रहा है और संविधान ने जो हमें आगे बढ़ाया है, राष्ट्र को मजबूत किया है, उसमें अब आने वाले समय में जो युवा हैं वो किस तरह से इसको और गति प्रदान कर सकते हैं, कैसे मजबूत कर सकते हैं, कैसे राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी विषय पर बात करने के हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, उनका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ अमित कुशवाहा जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े। इसके साथ साथ दूसरे जो खास मेहमान हैं चंद्रभूषण पांडे जी हैं, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं। चंद्रभूषण पांडे जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। 26 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 2022, 73 साल का ये जो समय है, इसको कैसे देखते हैं? जब हम समानता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं। देखिए, किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए 73 वर्ष का एक लंबा समय है और निश्चित रूप से अगर हम इस समय का, इस कालखंड का विश्लेषण करते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से दिखता है कि भारत की यात्रा बहुत दूर तक जा चुकी है। और यह भी सच है कि भारत के संविधान में जो व्यवस्था है, जो प्रावधान है, उसके आलोक में भारत न केवल अपने देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूत करने में सफल हुआ है, बल्कि वो जीवंत संविधान के रूप में भी हमारे देश को जाना जाता है। यह भी सच है कि संविधान के आलोक में जो समाज में गैर बराबरी थी, जो समाज में विषमताएं थी, जो समाज में वंचना अभाव था, उसको भी कहीं न कहीं से दूर करने में हम सफल हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी जब हम आज इस चर्चा में शामिल हैं और बैठ करके इस विषय की ओर जब पीछे देखते हैं तो मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। जैसे एक बात मैं आज जोड़ना चाहूँगा इसमें, इस चर्चा के प्रथम चरण में, आर्थिक आज़ादी का, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो आर्थिक आज़ादी को लेकर निश्चित रूप से मैं नरेंद्र मोदी सरकार का अभिनंदन करता हूं और साधुवाद देता हूं इस देश के नागरिकों की तरफ से कि उन्होंने लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो नीति निर्देशक तत्वों में प्रावधान था जी, उसको जीवंत करने का प्रयास किया है। चाहे वो आवास की व्यवस्था हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे खेती के लिए समुन्नत करते हुए रोजगार के अवसर क्रिएट करने की बात हो। ठीक है अमित जी, जब हम युवाओं की बात करते हैं, वैसे भी हम सभी जानते हैं कि भारत देश जो है युवाओं वाला देश है। क्या आपको लगता है जब हम भी संविधान की बात करते हैं तो संविधान के प्रति युवाओं को और जागरूक करने की जरूरत है, संविधान का जो सार है उन तक पहुंचाने की जरूरत है, आत्मसात कराने की जरूरत है? देखिए, युवा नए भारत की इबारत लिखने वाली पीढ़ी है और युवा हमारे संविधान के विषय में जितनी अच्छी जानकारी रखेंगे, जितना अच्छा आत्मसात करेंगे, ठीक है, उतना अच्छा देश के लिए, समाज के लिए रहेगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि देश की जो आत्मा है वो संविधान के ये लिखित पन्ने हैं और अगर देश की इस आत्मा को जब तक जन जन तक हम नहीं ले जाएंगे
खासकर युवा पीढ़ी के लिए, तब तक शायद ये देश विश्वगुरु जो बनने की प्रक्रिया में है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, और ये भूमिका युवाओं को ही निभानी होगी। इसलिए संविधान के मूल तत्व को जानना, संविधान में लिखी हुई बातों को आत्मसात करना, उसके जो संविधान का जो प्रेरक शब्द हैं, चाहे वो बंधुता की बात हो, चाहे सामाजिक समरसता की बात हो, भाईचारे की बात हो, स्वतंत्रता की बात हो, इक्वालिटी की बात हो, जिम्मेदारियों की बात हो, समाज को मजबूत बनाने की बात हो, ये सारे विचार जब तक युवा पीढ़ी स्वीकार नहीं करेगी, युवा पीढ़ी जब तक इन्हें आत्मसात नहीं करेगी, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और युवाओं के लिए संविधान दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य भी यही है कि आम नागरिक, खासकर युवा वर्ग जो कि एक आगे की तरफ इस नए भारत को ले जाने में समर्थ है, वो भारत के इस लोकतांत्रिक विजय गाथा को किस तरीके से आगे ले जाएगा। और संविधान में वो सारी बातें, सारी भारतीय दृष्टि, भारतीय चिंतन, भारतीय धर्म और संस्कृति की वो छाप जो हमारे संविधान में दिखाई देती है, उससे युवा प्रेरित हो, समाज में समरसता का जो भाव है वो मजबूत हो, और उसके साथ साथ जो पंथ निरपेक्ष का विचार है ये भी और मजबूती से समाज में उद्धृत हो। ऐसे विचार के साथ अगर युवा आगे बढ़ेगा तो मेरे ख्याल से संविधान में जो मूल भावना छिपी हुई है लोगों को संस्कारित बनाने की, वो बात जन जन तक पहुंच पाएगी। और मकसद भी है। सीबी पांडे जी, प्रधानमंत्री जी ने भी आज कहा कि संविधान को लेकर विचार विमर्श होना चाहिए, युवाओं के बीच खास तौर से चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। क्या आपको लगता है जो हम जब बात पे कहते हैं कि संविधान से ही देश चलता है, लेकिन जब आत्मसात करने की बात आती है, अपने ऊपर लागू करने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि युवाओं की जो भूमिका उसको और आगे बढ़ाया जाए। देखिए, बहुत ही सटीक विषय आज प्रधानमंत्री जी ने उठाया, और उसमें जब उन्होंने कर्तव्यों की भी चर्चा की और उसके साथ साथ संविधान को जीवंत रूप में लाने के लिए जो युवाओं के बीच में उसकी पैठ हो, उसकी समझ हो, उस पर वो अभिव्यक्त हो, उनकी कार्य प्रणाली, उनका जो जीवन दर्शन है वो संविधान के पन्नों के साथ जीवंत होता हुआ दिखे, तो मुझे लगता है कि इसमें 2-3 बातें मुझे जोड़नी है। पहला तो ये है कि जब इस देश की बड़ी आबादी युवा के रूप में है, जो चाहे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, न्यायपालिका हो या अन्य तमाम जो समाज के विविध क्षेत्र हैं, वहाँ पर यूथ नेतृत्व कर रहा है। और हमारा संविधान कई एक मामलों में, जैसे कि मैं एक बात पर बार बार पहले खंड में भी मैंने जोर दिया कि नीति निर्देशक जो तत्व है संविधान के, जब अंग्रेज के गुलामी से, इंग्लैंड के गुलामी से भारत मुक्त हुआ, इसके कुछ पहले ही आयरलैंड मुक्त हुआ था, और आयरलैंड ने अपने संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को स्थापित किया, और उसके पीछे उनकी सोच थी कि अंग्रेजों ने जो मुझे कुशासन से और जो अव्यवस्था फैला के अपने हितों की पूर्ति के लिए इस देश को बर्बाद किया है, उसको हम रिबिल्ड करेंगे नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से। मुझे लगता है कि नीति निर्देशक तत्वों की जो आत्मा, संविधान की आत्मा है, उसमें बैठी हुई है, और वास्तव में एक समानता स्थापित करने के लिए, समरसता स्थापित करने के लिए, और एक प्रगतिशीलता की बात आज प्रधानमंत्री जी ने की। अगर उस प्रगतिशील संविधान को दिग्दर्शित करना है विश्व के सामने, तो मुझे लगता है कि संविधान निर्माताओं की आत्मा जो थी, वो उनकी जो जीवन दर्शन जो उनका संविधान बनाते समय था, जो दृष्टि थी, दूरदृष्टि थी, वो नीति निर्देशक तत्वों में थी। और इस पर हमारे राजनेता वर्षों तक मौन रहे हैं। इस 73 साल के बड़ा कालखंड ऐसा था जो नीति निर्देशक तत्वों के साथ न्याय नहीं कर पाया। मैं मानता हूँ कि जिस तरह से आज विज्ञान या प्रौद्योगिकी का विषय है, जलवायु परिवर्तन का विषय है, शिक्षा का विषय है, और सांस्कृतिक आजादी भी एक बड़ा पार्ट है कि जो हमारा संविधान इस पर बड़ा चिंतित था कि इस देश की जो सांस्कृतिक आजादी है, इस देश की जो विविधता है, उसकी रक्षा कैसे हो। उसको लेकर के कहीं न कहीं से आज एक समय आ गया है कि युवाओं के बीच में संविधान का पन्ना, उसका जो सार तत्व है, न केवल शब्द के रूप में, बल्कि वो उसका जो विचार तत्व है उस रूप में लोगों के मन में, मस्तिष्क में बैठेगा, तो उनका जीवन दृष्टि के साथ ही साथ कार्य करने की पद्धति भी बदलेगी, और भारत का जो सपना था हमारे संविधान निर्माताओं का, वो साकार होगा। बिल्कुल। अमित जी, जब हम 73 साल के सफर को देखते हैं तो काफी सुनहरा रहा है। संविधान इनको जागरूक किया जाए, जागरूकता बढ़ाई जाए। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, संविधान की जो बात है वो मुख्य रूप से इसी तरीके से है, या इसी तरीके से समझी जा सकती है कि लोकतांत्रिक भावना इस देश में कितनी व्यापक है जी। और हो ना हो, संविधान इसी बात को इंश्योर करता है कि लोकतांत्रिक जो परंपरा हमारे यहाँ सनातन काल से चली आ रही है, वो परंपरा इसी तरह अनंत तक चलती है। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए, आप पुराने समय में हमारे समाज और हमारे जो परंपराएं रही हैं, जो हमारी संस्कृति रही है, उसमें जो विचार, लोकतांत्रिक विचार हमेशा मौजूद रहे हैं।
ये संविधान उन्हीं विचारों को एक तरीके से समुच्चय है और उस तरीके से तमाम विचारों को समाहित करके आगे आने वाली भावी पीढ़ी को किस तरीके से ले जाना है और इस लोकतंत्र को किस तरीके से और मजबूत व्यापक बनाना है, ये संविधान और संविधान से में जो उल्लेखित संस्थाएं हैं, इस बात का मूल्यांकन करने वाली जो संस्थाएं हैं वो इंश्योर करती हैं। इस तरीके से संविधान न केवल लोकतांत्रिक भावनाओं को मजबूत करता है बल्कि जन जन को देश और समाज के साथ जोड़ने का भी काम करता है। ये संविधान हमें अधिकारों के साथ साथ हमें अपने दायित्वों का भी बोध कराता है। जैसा कि अभी हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आपको जिम्मेदारी के साथ साथ अधिकारों के साथ साथ आपके दायित्वों का भी बोध कराने वाला एक ऐसा प्रमाण है जिसको नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ अपने दायित्वों का भी शाश्वत रूप से उन्हें स्वीकार करना चाहिए। इसलिए लोकतांत्रिक भावनाओं को मजबूत करने के लिए संविधान एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। बेहद जरूरी है, लोगों को पता हो कि संविधान क्या और कैसे उस पर आगे बढ़ना है। चंद्रभूषण पांडे जी, जैसे कि अमित जी ने जागरूकता की बात की, इसके साथ साथ अधिकारों की बात की, क्या एक आम इंसान के लिए उसके हक और अधिकार, या हम उसको ये कहें कि समय पर उसको न्याय मिले, ये बेहद जरूरी है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आज ई कोर्ट की शुरुआत की ताकि डिजिटल के माध्यम से भी जो न्यायपालिका है उसको और सशक्त किया जा सके, न्याय हर घर तक, हर द्वार तक पहुंचे, सभी तक आसानी से पहुंच सके, ये बेहद जरूरी है। और संविधान की मूल भावना भी यही है कि सबके अधिकार सुरक्षित हो, हक मिले और न्याय जो है वो भी समय पर मिले। निश्चित रूप से आज जो ई कोर्ट परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने सर्वोच्च न्यायालय के समारोह में किया, ये बहुत सुखद क्षण है देश के सामने। और ऐसे समय में जबकि न्याय एक बहुत महंगी प्रक्रिया हो चुकी है, बहुत महंगी प्रक्रिया हो, विलंबित हो चुका है न्याय, ढेर सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, और न्याय देने की जो भाषा है उस पर भी प्रधानमंत्री जी ने इसके पहले भी सवाल उठाया था कि न्यायपालिका का जो निर्णय है वो अंग्रेजी तक सिमट के न रह जाए, वो देशज भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में आए, वो भी विषय है। मैं मानता हूँ कि आज अगर ई प्रोजेक्ट पर हम बात करते तो उसमें 4 बड़ी चीजें जो हुई हैं जी, एक तो जो केसेस की पेंडेंसी है उसकी डे बाय डे मॉनिटरिंग की बात है, डिजिटल क्लॉक की बात है, डिजिटल कोर्ट की बात है कि कोर्ट में जो कुछ भी चल रहा है वो कोई भी आदमी कभी भी देख सकता है। कागज रहित न्यायालय की अवधारणा, बिल्कुल पेपरलेस ऑफिस और पेपरलेस कोर्ट की अवधारणा जो है उस पर हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। जिस तरह से एक नया मोबाइल ऐप बनाया गया है, उस ऐप के माध्यम से न केवल न्यायिक अधिकारी अपितु वकील भी उससे जुड़े होंगे। चौथी जो बड़ी चीज आज इस ई कोर्ट परियोजना में मुझे समझ में आई कि जिस तरह से उन्होंने क्लाउड सिस्टम का भी डेवलपमेंट किया है कि जो भी सूचनाएं हैं, जो दस्तावेज है, जो कोर्ट की चीजें वो गोपनीयता के साथ कैसे रखी जा सकेंगी और न्यायिक प्रक्रिया को गतिशील करेंगी। मैं मानता हूं कि किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए आम आदमी को समय पर न्याय दिला पाना उस लोकतंत्र की बहुत बड़ी आभूषण है। लोकतंत्र का ये लोकतंत्र को गरिमापूर्ण बनाता है। और इस लोकतांत्रिक राष्ट्र में अगर आप किसी पीड़ा से किसी न्यायालय में जाते हैं, और आज हम लोग क्या एक मजाक में बोला जाता है तीसरी पीढ़ी में न्याय आता है, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी गांव के रहने वाले व्यक्ति हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि नया भारत का जो नया न्यायालय है उसके अद्भुत लक्षण ये हैं, उसमें समय पर न्याय सभी को मिल सके, इस पीड़ा को प्रधानमंत्री जी ने महसूस किया है। और सर्वोच्च न्यायालय को इस पर बहुत ही स्पष्टता के साथ, मजबूती के साथ एक तरह से कह सकते हैं कि निवेदन किया है कि आप लोग अब आप भागिए नहीं, भारत के लोकतंत्र को जिस तरह से जनता लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, आपकी भी भूमिका है, आपसे जो अपेक्षाएं इस देश की जनता करती है उसको पूरा करने में आप लोग कटिबद्ध होइए। ठीक है अमित जी, जब हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, तकनीक की बात करते हैं, ई कोर्ट परियोजना की बात करते हैं, क्या आपको लगता है ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने में इन सब की बड़ी भूमिका है? पारदर्शिता की जो बात होती है, चाहे वो कानून, चाहे वो न्याय पाने में हो, चाहे हक पाने में हो, चाहे अधिकारों का संरक्षण करने में हो, जो पारदर्शिता है वो एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर ई गवर्नेंस का एक लक्षण होता है ये डिजिटलाइजेशन, और सरकार जिस तरीके से क्लस्टर वाइज सभी विभागों को, सभी निकायों को डिजिटलाइज करने की प्रक्रिया कर रही है, जिसमें न्यायपालिका भी आई है, ये एक अपने आप में पारदर्शिता को लाने का, जनता के समक्ष लाने का एक अच्छा, बड़ा ही अतुलनीय प्रयास है। जैसा कि अभी हम सुन रहे थे कि जो न्यायालय की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो जजेस के वर्डिक्स हैं, ये सारी चीज़ें अगर जनता के समक्ष नहीं आएंगी, उस तरीके से पारदर्शिता नहीं बढ़ पाएगी जी। जो भी कार्रवाई न्यायालय के बंद कमरों में हो रही है, अगर वो जनता तक आएगी तो उससे न्याय की शुचिता भी बढ़ती है, न्यायालय का सम्मान भी बढ़ता है, आम जनमानस में इसको लेकर जो अवेयरनेस है, जो जन जागृति है, वो भी बढ़ती है। और एक जो टैबू बना हुआ है न्यायपालिका को लेकर, न्याय व्यवस्था को लेकर आम जनमानस के भीतर, ये भी धीरे धीरे कम होता है। तो निश्चित तौर पर डिजिटलाइजेशन की एक प्रक्रिया
हमें पारदर्शिता की तरफ ले जाती है। लेकिन एक चीज हमें इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा डेटा कैसे सिक्योर हो, डेटा कैसे इस सब चीजों को लेकर सुरक्षित भी रहे। हाँ, सो इस डिजिटल एरा में सबसे बड़ी बात, हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से, लेकिन हमारा डेटा कैसे सिक्योर हो ये एक चुनौती है। और मुझे लगता है कि सरकार इस पर तुरंत, जैसे कि अभी एक क्लाउड की बात हो रही है, तो इस तरीके से अगर हम एक सुरक्षित परिवेश बनाएंगे तो निश्चित तौर पर डिजिटलाइजेशन हमारे लोकतंत्र को सशक्त करेगा, जन भावनाओं को सशक्त करेगा और हमारा लोकतंत्र आने वाले नए युग में, नए भारत की तरफ ले जाने में बहुत आगे जाएगा। चंद्रशेखर पांडे, जब भी हम संविधान की बात कर रहे होते हैं और 73 साल का सफर देखें तो अक्सर लोग अभी भी कहते हैं, जब सियासत की बात होती है या सड़क से संसद तक की बात होती है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि संविधान को बदलने की जरूरत है। जैसे जैसे अब भारत बदल रहा है, आधुनिक भारत की जो बात होती है, क्या इसको इस तरीके से देखा जाए, बदलने नहीं, सही तरीके से लागू करने की जरूरत है? देखिए, इस पे संविधान निर्मात्री, अगर संविधान समिति के डिबेट्स में हम जाएं तो बार बार अनेक डिबेट्स में जो कुछ मैं काफी कुछ कहीं ना कहीं रद्दो बदल करने की जरूरत है, कुछ बदलाव करने की जरूरत है। तो उसमें एक बात ये आती थी, जो बात आपने अभी इशारा किया आपने, कि वास्तव में एक अंग्रेजी में कहावत है कि बैड प्लान बेस्ट एग्जीक्यूटेड इज बेटर देन बेस्ट प्लान बैडली एग्जीक्यूटेड। एक्चुअली क्रियान्वयन का पक्ष एक पक्ष है, दूसरा क्या है कि हमें इस चीज को समझना होगा संविधान निर्माताओं की मंशा क्या थी जी। सार तत्व क्या है संविधान का? शब्द तत्व और सार तत्व। तो जो संविधान की मंशा थी उसको अगर हम पकड़ पाते हैं, यह तब हो पाता है जब आपकी नीयत ठीक हो। मुझे खुशी होती है बोलते हुए, और मैं इसको अतिशयोक्त नहीं कहूंगा, कि आज इस देश में उच्च जो प्रतिष्ठान है लोकतंत्र के, ठीक है, वहाँ वो लोग बैठे हैं जो जनता की आवाज को सुनने और समझने में समर्थ है। वो संविधान निर्माताओं की मंशा को समझ सकते हैं, और जिस तरह से भारतीय लोग संविधान इसके परिवर्तन करने के लिए, संशोधन करने के लिए उदार प्रावधानों से सन्निध है, तो मैं मानता हूं कि पूरे परिवर्तन, आमूलचूल बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है। यथासंभव समय की जो मांग होगी, जनता को गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए जो चुनौतियां होंगी, और विश्व के परिदृश्य में इस देश को श्रेष्ठतम करने के लिए जो आवश्यकता होगी, उस दृष्टि से समय समय पर संविधान बदला है, आगे भी बदलेगा। लेकिन बड़ी चीज है कि भारत के पास आज एक श्रेष्ठ नेतृत्व है, श्रेष्ठ नियति है, और नियति और नेतृत्व अगर श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ नीति बनती है, और श्रेष्ठ नीति निश्चित रूप से श्रेष्ठकर होगी, श्रेष्ठकर होगी, और विश्व जगत गुरु भारत निर्मित होकर खड़ा होगा, और समाज में जो विषमता है, वंचना है, अभाव है, पीड़ा है, वह दूर होगी। यह संकल्प राजनीतिक नेतृत्व में दिखता है, और मुझे वो आकार लेता हुआ दिखता है। जो जिस राजनीतिक नेतृत्व की आप बात करें, इस पर हमें एक सवाल आपसे जरूर करेंगे। लेकिन अमित जी, अगर हम प्रस्तावना को देखें और 3 शब्द देखें, प्रधानमंत्री जी ने भी आज कहा वी द पीपुल, यानी कि हम भारत के लोग, उन्होंने कहा एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है, एक मजबूती, एक संकल्प है। क्या आपको लगता है इसे और बढ़ाने की जरूरत है? निश्चित तौर पर एक ये मूल विचार है संविधान की। पहली जो 3 लाइन है, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये अपने आप पे भारत के और भारत की दर्शन और भारतीयता की जो संस्कृति है उसको पिरोने वाला है। भारत में विभिन्नताओं का एक बहुत बड़ा दायरा है, और भारत बहुत बड़ी पुरानी सभ्यता है, और बहुत ही एक बड़े पुराने लंबे कालखंड में ये सभ्यता पल्लवित होती आई है। विभिन्नताएं हमारे समाज की, हमारी संस्कृति की एक अहम पहचान है। लेकिन उसी के साथ साथ हमारे यहाँ जो सारतत्व है भारतीयता का, जो हिंदुत्व का जो सारतत्व है, ये कहीं ना कहीं सबको आपस में जोड़ने का विचार है। और इसीलिए हम भारत के लोग, वो किसी भी परिवेश के हैं, किसी भी भाषा के हैं, किसी भी क्षेत्र के हैं, किसी भी रंग रूप के हैं, किसी भी जात संप्रदाय पंथ के हैं, वो सब लोग अपनी इन तमाम तमाम पहचानों को दूर रखते हुए भारत के साथ एक जुड़ाव रखते हैं, एकत्व का भाव रखते हैं। ये वो लाइन वो बड़ा ही सुदृढ़ करती है उस विचार को कि हम सब भारतीय, कोई किसी भी आर्थिक हिसाब से, किसी भी सामाजिक परिवेश के हिसाब से छोटा बड़ा नहीं है, बल्कि हम सब भारत के लोग एक साथ समाहित होकर इस संकल्प के साथ भारत में आगे बढ़ रहे हैं कि हम सब एक साथ, जैसा कि एक विचार है कि इसे कहते हैं सर्वे भवं सुखना वाली जो बात है, या सवंदम संगच्छम समवीरम बराबरी का जो विचार है कि हम सब एक साथ चले, एक साथ बोले, एक साथ विचार करें, तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा। और इसी मूल विचार के साथ ये विचार हमारा संविधान की जो पहली पंक्ति के 3 शब्द हैं, जो बड़े ही अपने आप में अपने जादुई क्षमता रखते हैं, वो निर्देशित करते हैं। हमें लगता है प्रस्तावना ही अपने आप में एक परिपूर्ण संविधान, अगर प्रस्तावना को तरीके से पढ़ ले तो हमें उसी में पूरा देश, पूरा जो संविधान है वो समाहित है। चंद्रशेखर पांडे जी, जब हम भारत की बात करते हैं, पूरे विश्व की निगाहें भारत की तरफ, जैसे अभी आप पहले कर रहे थे कि एक
अच्छी लीडरशिप है, एक आर्थिक जो जगत की हम बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। क्या आपको लगता है ऐसे में बहुत बेहद जरूरी हो जाता है कि हम अपने संविधान के साये में, संरक्षण में जो आंतरिक कमजोरियां हैं उनको और मजबूत करें और आगे बढ़ें? देखिए, ये एक प्रामाणिक तथ्य है कि जहां लोकतंत्र है वहीं इस तरह की समृद्धि आ सकती है। इसलिए आप देखेंगे दुनिया के जितने बड़े समृद्ध राष्ट्र हैं वो लोकतांत्रिक राष्ट्र भी हैं, और जहां लोकतंत्र नहीं है वहां की समृद्धि खतरे में दिखाई पड़ती है। मैं मानता हूं कि हम अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की एक समृद्ध विरासत की छाया में एक बहुत ही समृद्ध आर्थिक तंत्र भी खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज के 200 साल पहले दुनिया की कुल जीडीपी का आधा हमारे पास था। वह दिन फिर लौटेगा। अभी 2014 में जब भारत 14वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था में बदले हैं, और मुझे लगता है कि 2047 आते आते भारत एक विश्व की श्रेष्ठतम आर्थिक व्यवस्था भी बन जाएगी, और उसमें हमारा संविधान निश्चित रूप से मददगार होगा, ऐसा मुझे भरोसा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिले, और जब भी संविधान की बात करते हैं तो इसमें यह बेहद जरूरी है कि युवाओं के बीच संवाद हो, चर्चा हो, परिचर्चा हो, ताकि संविधान की को जो सार है वो अपने आत्मसात कर सके, अपने जीवन में समाहित कर सके। आप दोनों मेहमानों ने कार्यक्रम की शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने संविधान दिवस पर खास चर्चा की कि जो समानता की बात होती है, एकता की बात होती है, अखंडता की बात होती है, संप्रभुता की बात होती है, संविधान हमें संरक्षित करता है, लेकिन इसमें युवाओं को आगे आना होगा। आज प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संविधान हमारी ताकत है, लेकिन युवाओं के बीच में संवाद बेहद जरूरी है संविधान को लेकर। नमस्कार।